हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन फोर्स के बारे में तो पहले से आपको पता है, आइडिया है नहीं है। देखो, हम कोई भी बॉल ग्राउंड पे से लुढ़का देते हैं तो मूव करती है, थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। अब क्यों रुकी? कोई ना कोई तो अपोजिंग फोर्स है, वही फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे टॉयज कार, हम उसको पुश कर देते हैं, मूव करती है, फिर अपने आप रुक जाती है। फुटबॉल में फुटबॉल को लुढ़का दिया ग्राउंड पर, थोड़ी देर बाद अपने आप रुक जाती है। जो अपोजिंग फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, यानी जो मोशन का अपोज करे। तो फ्रिक्शन का कोई भी जो मोशन का अपोज कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है, इसकी बेसिक नेचर क्या है? अपोजिंग फोर्स, अपोजिंग द मोशन ऑफ ए बॉडी। शॉर्टकट लिख रहा हूं, अपोजिंग द मोशन, अपोजिंग द मोशन, या बोल सकते हो अपोजिंग द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, तो जैसे बॉल कांटेक्ट में आई और ग्राउंड से कांटेक्ट में आ गई, तो दोनों सरफेस के बिटवीन जो फोर्स अपोज कर रहा होता है, अपोजिंग फोर्स, वो फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है? मोशन का अपोज करता है। तो फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स विच अपोजेज द रिलेटिव मोशन व्हेन टू सरफेस इन कांटेक्ट। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स मोशन का अपोज करता है। तो सिंपल आप याद रख सकते हो, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग द मोशन। जो मोशन का अपोज करे वो फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, ये आपका ग्राउंड है, अब ये कोई बॉल इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा ऐसे लगेगा। इसको जनरली हम स्मॉल एफ से लिखते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, वेलोसिटी के अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट लगेगा ये। तो ये फ्रिक्शन फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज क्या करता है? अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अपोजेज द मोशन। अब ये मोशन बेसिकली रिलेटिव टू दो सरफेस के बिटवीन, जब दो सरफेस है कांटेक्ट में आते हैं तब फ्रिक्शन फोर्स लगता है। अब ये इसका जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, अपने एवरीडे लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल हैं। कोई भी, जैसे आपने कार ही स्टार्ट की, फिर उसका इंजन बंद कर दिया, आपने कहीं थोड़ा मूवमेंट लिया, फिर इंजन बंद कर दिया, थोड़ी देर बाद अपने आप ही रुक जाएगी। तो रोकने वाला जो फोर्स है, मोशन को स्टॉप करने वाला जो फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या है? अपोजेज द मोशन, मोशन का अपोज करने वाला फोर्स, जो ऑलवेज मोशन का अपोज करे, वो फ्रिक्शन फोर्स है। अब देखो, ये फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों है? फ्रिक्शन फोर्स लगा क्यों है? कॉज ऑफ फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। तो जब भी दो सरफेस कांटेक्ट में आते हैं, जैसे सपोज एक सरफेस को ये मार कर लिया और ऐसे हमने हाथ पे ग्राउंड पे लुढ़काना शुरू किया है, थोड़ा मूव करेगा फिर रुक जाएगा। तो कांटेक्ट में इसका और इसका दोनों कांटेक्ट में आते हैं, उस समय फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर का कैसे है? ये जो कोई भी दो सरफेस, जैसे अभी बोर्ड है, काफी आपको स्मूथ दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही आप कोई माइक्रोस्कोप से देखोगे तो इसमें आपको गड्ढे दिखाई देंगे। कोई भी सरफेस इस तरह से होते हैं, रफ सरफेस होता है कि अब कई तो रफ सरफेस आपको वैसे ही दिखाई देता है, बहुत से स्मूथ सरफेस भी रफ सरफेस होते हैं। इसके ऊपर दूसरा सरफेस ऐसे आया, तो ये देखो, ये कांटेक्ट बनाया, तो इन दो, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग जाता है, अट्रैक्टिव नेचर। तो अट्रैक्टिव नेचर का ये फोर्स लगा हुआ है। अब ऐसा बॉन्डिंग क्यों होती है? क्योंकि हम जानते हैं ना, P=F/A। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। यहाँ एरिया बहुत कम है, एरिया कम होगा तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब कांटेक्ट मारे हैं पूरा सरफेस, हमें लगता है एरिया ऑफ कांटेक्ट बहुत ज़्यादा है, एक्चुअल कांटेक्ट कम होता है। तो ये तो कांटेक्ट ही नहीं है, बीच में गैप पड़ रहा है। तो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम होने से प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, प्रेशर हो गया तो उनमें बॉन्डिंग हो गई, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लग गया। और ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। जैसे ही इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हो आप, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट फोर्स लगेगा।
इस बॉन्डिंग को तोड़नी होगी। इसके अगेंस्ट ये फोर्स लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज द फ्रिक्शन फोर्स, जिनकी बॉन्डिंग के कारण लगा है वो फ्रिक्शन फोर्स है। जब भी आप फोर्स अप्लाइड करोगे, अगर इस अट्रैक्टिव फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अट्रैक्टिव फोर्स है इससे ज़्यादा फोर्स नहीं होगा तो मूव नहीं करेगा ये, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। तो यही अपोजिंग फोर्स है जब कॉन्टैक्ट में आता है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स होता है, फ्रिक्शन का कॉज है, कारण क्यों लग रहा है। ठीक है, अब इसमें फ्रिक्शन फोर्स की कुछ टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो पहले सबसे पहले देखो टाइप्स, अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये कॉज में ध्यान रखना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है, वैसे जनरली नहीं पूछते, थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, सबसे पहला तो आता है स्टैटिक फ्रिक्शन। पहला टाइप स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसा इसका नाम है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तब लग रहा होता है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन वही फोर्स है, वो फ्रिक्शन फोर्स है जब ये रोल प्ले करता है या तब एक्ट होता है जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ रखा हुआ है, अब इस पर कोई फोर्स अप्लाई किया लेकिन इसको मूव नहीं करा पा रहा है, फोर्स अप्लाई हुआ, इसकी टेंडेंसी मूव करने की है इस फोर्स की वजह से, लेकिन मूव नहीं कर पा रहा है। तो जब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उस पर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया लेकिन मोशन में नहीं है, फोर्स अप्लाई किया तो इस फोर्स को कोई तो बैलेंस कर रहा है, तभी तो मूवमेंट नहीं हुआ। तो बैलेंस करने वाला जो फोर्स होता है वो फ्रिक्शन फोर्स है, अपोजिट डायरेक्शन में से लगता है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया, उसको काउंटर जो बैलेंस करता है रेस्ट में, वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कब रोल प्ले करता है, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और उसमें फोर्स अप्लाई हो रहा होता है। अगर फोर्स जीरो है तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी जीरो हो जाएगा। जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है, जैसे जैसे फोर्स बढ़ेगा स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। फिर बाद में ये स्टैटिक फ्रिक्शन से मैक्सिमम हो जाए, ये कंडीशन है इसकी, मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम होने के बाद फिर फोर्स, इस मैक्सिमम फोर्स से ज़्यादा हो जाता है, फिर ये ज़्यादा नहीं हो पाता, उसके बाद ये मूव कर जाएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की जैसे आप डेफिनेशन बोलोगे तो क्या है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन which act when external force apply on an object and it does not move। टेंडेंसी तो मूव करने की होती है, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन वो है जब फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स नहीं होगा तो फिर स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसके शॉर्टकट डेफिनेशन आप कैसे भी ले सकते हो, मैं देखो ये ब्रीफ लिख रहा हूँ। एक्सटर्नल फोर्स F applied and ऑब्जेक्ट डजंट मूव। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, नॉट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। एक्सटर्नल फोर्स लग गया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है, ऑब्जेक्ट डजंट मूव। तो इस फोर्स को, एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस किसने किया है, फ्रिक्शन फोर्स ने। दैट फ्रिक्शन फोर्स इज नोन एज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। एफ अप्लाइड हुआ एंड ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, डजंट मूव, ऑब्जेक्ट does not move, then force of friction act on an object on the surface is known as, between two surface is known as the static friction। तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। कंडीशन वही है, एफ एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, एफ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट नॉट मूव या डजंट मूव, ऑब्जेक्ट मूव नहीं किया, देन फ्रिक्शन फोर्स between, then that friction of force between two surface is known as the static friction। तो static friction तभी रोल प्ले करेगा तब ऑब्जेक्ट रेस्ट में और उसमें फोर्स लग रहा है, यानी जैसा इसका नाम है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, फोर्स बढ़ेगा साथ साथ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है। इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू हो जाती है, उसके बाद ये नहीं बढ़ता। तो मैक्सिमम वो अभी बता ना, कॉज ऑफ फ्रिक्शन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्टिव फोर्स, तो मैक्सिमम जितना लग सकता है उतना लग गया, उसके बाद नहीं लगेगा, उससे ज़्यादा ही फोर्स हो जाएगा तब मूव करेगा। तो उस मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन
मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन को ये बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन या लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसका सिंबल हम देते हैं एफ मैक्सिमम, कई वो कैसे भी लेते हैं एस फॉर स्टैटिक, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, दो सरफेस के बिटवीन लगेगा। तो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक कंडीशन में, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन में वो मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जिसका सिंबल आप चाहो जैसे दे लेना, एफ मैक्सिमम और एस फॉर स्टैटिक। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या हो गया? मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट इज नोन एज द लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब ये भी कंडीशन है, अगर एक्सटर्नल फोर्स को मैं एफ लिख रहा हूं, एफ ग्रेटर देन एफ मैक्सिमम स्टैटिक, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा, मूव कर जाएगा। अगर एफ स्मॉलर है और इक्वल भी है तो वो रेस्ट में बना रहेगा। मूव करने के लिए इसको ज़्यादा होना चाहिए। अगर एक्सटर्नल फोर्स स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है और इक्वल है तो काउंटर बैलेंस होते रहेंगे और ये मूव नहीं करेगा। तो मूवमेंट के लिए जरूरी है एक्सटर्नल फोर्स लिमिटिंग मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा होना चाहिए। इस केस में ये रेस्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट, इस केस में रेस्ट में रहेगा। टेंडेंसी तो इसकी मूव करने की होगी लेकिन फोर्स आपका ये कम रहेगा, इसको बैलेंस कर लेगा। तो ये आपका मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होना चाहिए तभी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अब जैसे ऑब्जेक्ट मूव कर गया तो फिर दूसरा टाइप्स आती है स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद, ये स्टैटिक फ्रिक्शन में ही है मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन नोन एज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब इसके बाद इसका आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखो काइनेटिक जैसा नाम, काइनेटिक हम मोशन के लिए यूज करते हैं बट काइनेमेटिक इक्वेशन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन वो है जब ऑब्जेक्ट का ये फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो गया तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव करेगा। अब ऑब्जेक्ट जैसे ही ये कंडीशन अप्लाई हुई, एफ इज ग्रेटर देन ले लो, एफ मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है तो ऑब्जेक्ट मूविंग। अब मोशन में जब ऑब्जेक्ट है उस समय जो फ्रिक्शन तो फिर भी लगेगा, क्योंकि चलती हुई बॉल जैसे आपने बॉल को उड़काते हो तो रुकती है ना, तो मोशन में ही तो लग रहा हो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच कम्स इनटू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। जो ऑब्जेक्ट मोशन में है तब जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन है। वो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। तो ध्यान रखना, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड on between two when friction force applied on an object opposite to motion, ऐसे ही बोल सकते हो। या काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कम्स टू प्ले व्हेन ऑब्जेक्ट इन मूविंग टू अपोजिट द मोशन। यानी काइनेटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन भी अपने दो तरह के होते हैं, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, इसमें टाइप्स, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को ये रखा आपने, अब इसको ऐसे स्लाइड किया, ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एक सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड कर रहा है, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। एक होता है इसका रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन जब व्हील रोल करता है
या ये सिलेंडर ऐसे रोल करते हैं, वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। अब इसमें जो सबसे कम फ्रिक्शन है, देखो सबसे कम फ्रिक्शन आपका रोलिंग फ्रिक्शन है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन, वो भी मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। इससे कम फिर काइनेटिक फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन में भी इन दोनों में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, क्यों एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा रहता है, और जब रोल होगा तो जब व्हील वगैरह रोल होता है तो सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन होता है, तो व्हील को थोड़ा मूव कराना ईजी रहता है, बजाय ऐसे घसीटने के। ऐसे व्हील को टाइट कर दो, रोल मत होने दो, तो ऐसे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। ये आपने नोट भी किया होगा, जो स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन से। कैसे? जैसे किसी भारी ऑब्जेक्ट को आप मूव कराते हो तो एक बार ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, जैसे ही मोशन में आ जाता है तो कम फोर्स से मूव हो जाता है। उसका रीज़न यही है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। सेम सरफेस के लिए, दो कोई भी सरफेस है उनके ऊपर की बात है, अलग अलग सरफेस के लिए तो काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग हो जाएगा। जब रफ सरफेस है काइनेटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होगा, स्मूथ सरफेस हो काइनेटिक फ्रिक्शन कम होगा। तो दो ऑब्जेक्ट जब हम मूव कर रहे हैं, कोई भी दो सरफेस कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं और वह मोशन हो रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन की कुछ टाइप्स थी। अब हम आगे बात करते हैं। जैसे हमने पढ़ा स्टैटिक फ्रिक्शन, अब फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला जो बता रहा हूं, इसका फ्रिक्शन का एक ही फॉर्मूला है, F इक्वल्स टू म्यू आर। आर या नॉर्मल रिएक्शन है, आर नॉर्मल रिएक्शन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और एफ या फ्रिक्शन फोर्स है। अब इसको स्टैटिक के लिए लिखते हैं हम, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इस फॉर्मूले को जैसे लिखा मैंने, एफ एस, एस फॉर स्टैटिक, इक्वल्स टू म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक कोएफिशिएंट फ्रिक्शन, ये आर नॉर्मल रिएक्शन। ये फॉर्मूला ऐसे लिख देंगे। एफ जो है फ्रिक्शन फोर्स डायरेक्ट टू नॉर्मल रिएक्शन है, तो हम कांस्टेंट डालते हैं, इक्वल बनाते हैं, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ये म्यू आर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, एफ इक्वल्स टू म्यू आर, आर नॉर्मल रिएक्शन, ए फ्रिक्शन, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जब स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करोगे तो ये फॉर्मूला है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर। जनरल फॉर्मूला यही है, और यही यहाँ है। यहाँ स्टैटिक की बात हो रही है, इसलिए म्यू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करते हो, जैसे ऐसे लिखता हूँ एस, मैक्सिमम यहाँ लिख देता हूँ, या मैक्सिमम एस, एस यहाँ लिख देना, एक ही बात है वो। ये मैक्सिमम, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, म्यू एस आर। ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी। अब काइनेटिक फ्रिक्शन में जाओगे तो स्टैटिक के लिए हो गया, काइनेटिक के लिए यही फॉर्मूला काइनेटिक ही लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, यानी आपको फॉर्मूला एक ही याद रखना है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ के लिख देता हूं, एफ के इक्वल्स टू, यहां से म्यू, म्यू लिख दोगे, म्यू के फॉर काइनेटिक, और ये आर नॉर्मल रिएक्शन। अब इसमें ध्यान रखना, एफ के काइनेटिक फ्रिक्शन ऑलवेज लेस देन होगा किससे, एफ एस मैक्सिमम से। मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा ये कम होता है, ये काइनेटिक फ्रिक्शन। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, म्यू एस ज्यादा होगा म्यू के से। तो आर तो फिक्स है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए, तो म्यू एस कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज लार्जर देन द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आपको देखो, ये डेफिनेशन वगैरह एग्जाम में नहीं पूछते हैं, डिफाइन फ्रिक्शन, डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन, आपको बस ध्यान रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हुआ और रेस्ट में लग रहा है। मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। यानी जो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ती है, अभी ग्राफ से बताऊंगा, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ती है, जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। और जो मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू है स्टैटिक फ्रिक्शन की, उसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और जैसे ही ज़्यादा फोर्स लग गया तो मोशन में आ जाएगा। तो मोशन जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था उस समय जो फ्रिक्शन लग रहा होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक है, फॉर्मूला सबका यही है, बस ये काइनेटिक के लिए हम के लगा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करोगे,
एफ इक्वल्स टू म्यू आर, ठीक है। और स्टैटिक के लिए जैसे एस लगा दिया है, फॉर्मूला तो यही है। बात क्लियर? अब ये आपको ध्यान रखना है। अब इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट लिया हमने, उस पर हमने फोर्स अप्लाई शुरू किया। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया, उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ये अब फोर्स धीरे धीरे हम इंक्रीज कर रहे हैं। ऐसे सरफेस पे रखा हुआ है एक कांटेक्ट में, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगा। इसकी टेंडेंसी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगना शुरू हुआ, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे लगता है, देखो ये तो मैं ले लिया अप्लाइड फोर्स, इधर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ऐसे जैसे जैसे अप्लाइड फोर्स बढ़ेगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा, वो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा तो फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। ये वैल्यू इसकी क्या हो गई, एफ एस मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन या मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। इसके बाद भी आप अप्लाई कर रहे हो फोर्स, तो फिर ये ऐसे होके और फिर डायरेक्ट अप्लाई हो रहा है, फिर मोशन में आ जाएगा, वो काइनेटिक फ्रिक्शन है। ये तो स्टैटिक लग रहा है यहाँ पर, या मैक्सिमम हो गया स्टैटिक, फिर ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया है। काइनेटिक, यहाँ स्टैटिक है, लिख देता हूं स्टैटिक, ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन हुआ। अब मोशन में आ जाएगा तो मोशन में थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है। मैक्सिमम स्टैटिक कम हो गया तो जैसे भारी चीज को एक बार आप मूव कराना चाहते हो, किसी घर पे कभी धक्का मारा हो, पुश किया हो उसको, तो एक बार फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है कि रीच करेगा वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन तक। फिर फोर्स आप लगाते रहते हो तो फिर आपको कम फोर्स में उसको मोशन मिल जाता है, क्योंकि फिर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है मोशन में। तो इसीलिए जैसे फोर्स अप्लाई किया और इंक्रीज हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होता है। फ्रिक्शन फोर्स जैसे इसकी पहली प्रॉपर्टी सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, सेल्फ एडजस्ट करता है। फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब सेल्फ एडजस्टिंग का मीनिंग ये हुआ, जैसे म्यू आपको कोई दो सरफेस के बिटवीन देता है 0.2, ठीक है, और ऑब्जेक्ट का मास दे दिया म्यू, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया 0.2। अब स्टैटिक लिख देता हूं रेस्ट के लिए एक बार, और मास उसका सपोज 5 kg है, तो आर कितना हो जाएगा, आर होगा mg, नॉर्मल रिएक्शन। अब मास लिया 5, g की वैल्यू 9.8, तो इंटू करो, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, ये आ गया 49, यह आर की वैल्यू हो गई। अब आप फ्रिक्शन फोर्स निकालते हो एफ एस स्टैटिक, तो कितना हुआ 0.2 इंटू, यही तो फॉर्मूला है, एफ एस इक्वल्स टू म्यू एस आर। तो आर तो ये निकाल लिया, म्यू एस 0.2, आर 49, 49 टू जो कितना होता है 9.8, 98, तो ये पॉइंट लगा दिया 9.8 न्यूटन। ये मैक्सिमम आ गया है फोर्स, ये मैक्सिमम फोर्स हो गया, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन इतना लग सकता है उस सरफेस के बिटवीन। अब जैसे मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 9.8। अब आपको क्वेश्चन देता है एम ये दे देगा 5 kg, म्यू यही दे देगा 0.2, आपको बोला इस पर 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन बताओ कितना होगा। अब 7 न्यूटन फोर्स लग रहा है, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 9.8 न्यूटन, इससे कम है, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा और फ्रिक्शन फोर्स भी 7 न्यूटन ही होगा। अगर यहाँ बोलेगा 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो स्टैटिक फ्रिक्शन 5 न्यूटन ही होगा। अगर 3 न्यूटन लग रहा है 3 न्यूटन ही होगा। 9.8 न्यूटन तक ये 9.8 न्यूटन रहेगा, जितना फोर्स उतना ही फ्रिक्शन फोर्स। इस तरह से सेल्फ एडजस्ट करता है, ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आया है। अगर मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से एक्सटर्नल फोर्स जो फोर्स अप्लाई हुआ है ऑब्जेक्ट पे वो कम है तो फ्रिक्शन फोर्स भी उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं आप ये लिख दो कैलकुलेट करके, अप्लाइड फोर्स कितना है 7 न्यूटन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना 9.8 न्यूटन नहीं होगा, 7 न्यूटन ही होगा। अगर इससे ज्यादा फोर्स लग गया तो मूव कर जाएगा, ठीक है। उस समय फिर के यूज होगा, म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उससे निकलेगा फिर।
फिर आपका निकलेगा मूव कर गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू आर। म्यू के इंटू आर तो यही रहेगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन चेंज होगा, उसकी मल्टीप्लाई करके वो निकलेगा, फिर वो इससे कम होगा 9.8 से। तो ये ध्यान रखना, स्टैटिक फ्रिक्शन में अगर अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से कम है तो कन्फर्म ये मूव नहीं करेगा, उसमें जितना फोर्स अप्लाई होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, इसलिए इसको बोलते हैं सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ठीक है, तो इधर तो एक्सटर्नल फोर्स है, इधर फ्रिक्शन फोर्स है। तो जैसे मूव करने लगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आपका कांस्टेंट हो गया, उसी फ्रिक्शन से उतना फोर्स फिर लगाते जाओ, वो कंटिन्यू मूव करने लगेगी। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल और बताता हूं आपको। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट लिया आपने, उस पर फोर्स F लगाया, कोई बॉल लुढ़का दी, कोई टॉयज कार ले ली, ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना लगाया F, और ये मूव कर रही है सपोज v वेलोसिटी से। ठीक है, ये एक्सलेट हो रही है, फोर्स लग रहा है तो नेचुरली एक्सलेट होगी, तो इसका इधर इस डायरेक्शन में ये मूव कर रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, वेलोसिटी चेंज होगी फोर्स लगेगी, तो ये सरफेस है, और इससे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगा, तो नेट फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इधर मोशन के डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हो गया ऑब्जेक्ट पर। ये ऑब्जेक्ट सपोज इसका मास है m, तो नेट फोर्स बताओ कितना लगा, नेट फोर्स F माइनस F, यही तो लगा, F माइनस F। F इधर ये अपोज कर रहा है, मोशन में है तो नेचुरली ये फोर्स बड़ा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेट फोर्स इधर लग गया इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज F माइनस F। अब नेट फोर्स यानी फोर्स क्या होता है, सेकंड लॉ से m है, ऑब्जेक्ट का मास m, तो इससे एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा F माइनस F, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा F माइनस F अपॉन m, ये एक्सेलरेशन निकल के आ गया। अब इसमें जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि कोई भी बॉल लुढ़काते हैं हम तो क्यों रुक जाती है वो अपने आप, तो आप बोलते हो कि अपोजिंग फोर्स होता है फ्रिक्शन फोर्स, उसकी वजह से रुक जाती है। अब उसका अपोजिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स अपोजिंग क्यों है, वो यहाँ से देखो आपको पता लग रहा है। अब एक्सटर्नल फोर्स जो F है, जैसे F लगाया ऑब्जेक्ट मूव करने लग गया, और बाद में इफ मोशन के बाद F आपने जीरो कर दिया, यानी फोर्स हटा लिया, जब बॉल को आपने किक मारी तो बॉल गुड़क गई, और फिर किक मारने के बाद फोर्स तो हट गया, तो F तो जीरो हो गया ना एक्सटर्नल फोर्स। अब इसमें जीरो रखो, F की वैल्यू यहाँ जीरो रखो, तो देखो ये कितना आएगा माइनस F अपॉन m, यानी नेगेटिव एक्सलेशन यानी रिटार्डेशन। अब बॉडी रिटार्ड होगी, फोर्स हट गया तो बॉडी क्या रहेगी, रिटार्ड हो जाएगी। ये माइनस साइन ये बता रहा है, नेगेटिव एक्सलेशन यानी बॉडी रिटार्ड होने लग जाएगी, और धीरे धीरे जाके फिर उसको वेलोसिटी भी उसकी जीरो हो जाएगी, रुक जाएगी। तो रुकने का कारण यही है, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, अपोजिट टू मोशन लगता है, जो एक्सलेशन प्रोवाइड हो गया या वेलोसिटी जो है एक जिस डायरेक्शन जा रही है उसके अपोजिट एक्सलेशन लग गया, अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो अपोजिट लगने के कारण ये रिटार्ड कर देता है, और बाद में कुछ टाइम बाद उसको रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगी। तो ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, तो बॉडी रुक जाती है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को रोक देता है। ठीक है, अब इसका दो डेफिनेशन जो मोस्टली एग्जाम में आया करती है, फ्रिक्शन रिलेटेड, जैसे फ्रिक्शन का ये टॉपिक अभी हमने पढ़ा है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स से 1 मार्क्स में पूछ सकता है। ये कोई ऑब्जेक्ट को मूव करा है, क्यों रुक गया, अपोजिंग फ्रिक्शन फोर्स से, वैसे मैथमेटिकली निकल गया ए इक्वल्स टू माइनस F अपॉन m, अभी अभी आपने निकाला था। ठीक है, अब जो फ्रिक्शन फोर्स F ये आता है ना, F इक्वल्स टू म्यू आर, ये फ्रिक्शन फोर्स का बेसिक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसकी जो डेफिनेशन एग्जाम में, डेफिनेशन भी उससे इनका रिलेशन भी जो जनरली एग्जाम में देते हैं वो मैं बता रहा हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये आपको ये डेफिनेशन है। इसकी जो डेफिनेशन है वो मोस्टली एग्जाम में दे दी जाती है। तो देखो इसको बताता हूं मैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये मैं डायग्राम बना रहा हूं, ये कोई सरफेस है या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, छोटा ही ले लेता हूं। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा है
अब यहाँ पर एफ ये एक्सटर्नल फोर्स लगा, तो कन्फर्म ये पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। ये एक्सटर्नल फोर्स इस पॉइंट पे लगा, तो कन्फर्म ऐसे सरफेस के अलोंग लगेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स आपका कैसे लग गया, या यहाँ ही ले लो उसको, इस सरफेस के अलोंग यहाँ लेता हूँ, डायग्राम ठीक लगेगा। एफ एक्सटर्नल फोर्स, तो आपका फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। एफ इसकी लेंथ नहीं है तो एस तो कम लग गया, ये ज़्यादा है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन आपकी ऐसे ऊपर आएगी, ये आर। अब देखो ये थीटा क्या होगा, इनके बिटवीन 90 का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो इनका रिजल्टेंट निकाल रहा हूँ। ये एफ यहाँ तक ले लेता हूँ, ये पहलू काम कंप्लीट करता हूँ। अब हमने फोर्थ चैप्टर पहलू काम कंप्लीट कर लिया, ये डायगोनल बन गया इसका। फोर्थ चैप्टर हमने पढ़ा है ना, दो एडजेंट साइड पैरेललोग्राम की दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती हैं, फ्रिक्शन फोर्स भी वेक्टर है और नॉर्मल रिएक्शन भी फोर्स है, ये भी वेक्टर है। तो इसका डायरेक्शन ऐसे, इसका ऐसे, थीटा ये 90 हो रहा है, ठीक है। थीटा कितना है 90, इन दोनों का रिजल्टेंट ये आ गया। अब नॉर्मल रिएक्शन को एक बार यहाँ एन लिख देता हूँ और रिजल्टेंट को यहाँ आर लिख देता हूँ। एन तो वही नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स, तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, आर। रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया, आर। ये सपोज थीटा एंगल बनाता है, थीटा एल्फा, एल्फा लिख देता हूँ, थीटा अगर दूसरे एंगल एक आएगा उसको लिख देंगे, ये एल्फा एंगल बनाता है। तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। दिस एंगल नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना, इस एंगल को एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, एंगल बिटवीन आर एंड एन, ये आपको शॉर्टकट हो गया। एंगल, ये एग्जाम में आती है डेफिनेशन, एंगल बिटवीन आर एंड एन। अब आपको ध्यान रखना है आर क्या है, आर क्या है, रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, और एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन। तो फिर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या आएगी, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन आर एंड एन। तो आर को बताना पड़ेगा ना, आर क्या है, एफ और एन का रिजल्टेंट। एन मीन्स ये नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को आर भी लिखते हैं और एन भी लिखते हैं। यहाँ रिजल्टेंट को आर लिखने के लिए मैंने इसको एन लिखा है। तो एफ और एन का रिजल्टेंट एन के साथ जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को सिंबल क्या दे दिया, एल्फा सिंबल दे दिया है। अब कई लोग एल्फा देगी, कोई थीटा दे देगी, वो सिंबल है, कोई फाइव भी लिख देगा इसको। तो एक बार फिर से सुन लो, ये डेफिनेशन एग्जाम में आती है, आपसे नहीं पूछेगा फ्रिक्शन फोर्स क्या है, ठीक है। आपसे ये एग्जाम में जो 11th में पूछी जाती है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन को डिफाइन करो। तो एंगल बिटवीन आर एंड एन, आर रिजल्टेंट एफ और एन का, और एन नॉर्मल रिएक्शन, एन क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, एंगल बिटवीन आर एंड एन। बस ये की पॉइंट है इसका। अब ये भी ध्यान रखना है साथ में, आर क्या है, एन क्या है, ये भी आपको साथ में ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। एंगल बिटवीन आर एंड एन, एन नॉर्मल रिएक्शन और आर ईयर रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड यस नॉर्मल रिएक्शन। तो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन makes with angle makes with normal reaction is known as the angle of friction। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप चाहे अपने देखो डेफिनेशन जो होती है फिजिक्स में, आपके वर्ड्स के मार्क्स नहीं होते, इवन स्पेलिंग एरर के भी मार्क्स नहीं होते, नहीं करते हैं मार्क्स आपको। लेकिन ऐसा नहीं हो, लैंग्वेज जो आप वर्ड्स लिखते हो उसका मीनिंग वही निकलना चाहिए जो आप लिखना चाह रहे हो। इसलिए आपको फिजिक्स को डेफिनेशन भी रटनी नहीं होती, एज इट इज जो बुक में लिखा है, ये लिटरेचर नहीं है। आपको टेक्निकल, जैसे कई हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी इंजीनियरिंग करने जाते हैं, मेडिकल करने भी जाते हैं, तो वो उनकी प्रॉपर लैंग्वेज, ये इंग्लिश की लैंग्वेज में प्रॉपर ढंग से नहीं लिख पाते, लेकिन मीनिंग क्लियर होना चाहिए, मार्क्स उनको पूरे मिलते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट लिटरेचर चेक नहीं कर रहा है, आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है फिजिक्स। तो ये ध्यान रखना, आपको कोई भी वर्ड टू वर्ड रटना नहीं है, आपको बस उनके की पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, अपनी वर्ड्स में आपको लिख देना है, ऑन वर्ड्स में। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की डेफिनेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में
आती है। तो ये आपको ध्यान रखना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल बिटवीन रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन, या फिर ऐसे बोल सकते हो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन मेक विद एंगल मेक विद नॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यानी ये आर एन के साथ जो एंगल बनाता है, अब आर बताना पड़ता है, आर क्या है? इन दोनों का रिजल्टेंट जो एन के साथ एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब देखो ये एफ, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो एफ इक्वल टू क्या होता है? स्टैटिकली बात करते हो तो म्यू एस आर, यही तो होगा, म्यू एस आर। कई लोग सिंपली म्यू आर लिख देगी। ये आपकी नॉर्मल रिएक्शन हो गई, जिसको एन, अभी आपने फॉर्मूला यूज किया था ना, एफ इक्वल टू म्यू आर। अब आर, यहाँ आर हमने बदल दिया, आर की जगह हमने क्या लिख दिया? एन। तो एफ इक्वल टू अब क्या हो गया? म्यू एन, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। तो आर को, आर की जगह हम क्या लिखेंगे? यहाँ एन, ये आर तो रिजल्टेंट है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये म्यू एन, ठीक है। तो एफ एस इक्वल टू म्यू एस एन, क्यों? इससे पहले हमने ऐसे बता दिया था म्यू आर, इस सिंबल है उसका, तो ये हो गया म्यू एन। अब ये देखो, ये ट्रायंगल बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका नाम दो या डायरेक्ट लिख दो, टेन अल्फा निकालो इससे। टेन अल्फा का नाम देते हो ए बी और सी, तो टेन अल्फा क्या होगा? यहाँ लिखना पड़ेगा इन ट्रायंगल ए बी सी, टेन अल्फा इक्वल टू, पंडित बद्री प्रसाद से याद कर लो, टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा ए रहा, परपेंडिकुलर ए रहा, बेस ए रहा, यानी सी बी अपॉन ए एन। अब सी बी कितना है? सी बी जितना ये है उतना ये है, म्यू एस एन। तो सी बी कितना है? म्यू एस एन, अगर स्टैटिक में है, और ए एन कितना है? एन। तो टेन अल्फा कितना आ गया? म्यू एस, एन से एन कट गया। ये आपकी इक्वेशन हो गई फर्स्ट, यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन का टेंजेंट कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के इक्वल होता है। अब आता है एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज, देखो ये इंक्लाइंड प्लेन तो आप जानते हो, जैसे सपोज ये सरफेस है, इस पे ये इंक्लाइन कर दिया, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ऐसे देखो, ये आपका ग्राउंड और ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया। और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है, अब जैसे इस पे मैं सपोज कुछ रखता हूँ, ये रख दिया मैंने इंक की डिब्बी, ठीक है, ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये तो ज़्यादा ही हो गया थोड़ा, ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसको रखो, देखो इसके कैप को रखता हूँ, ये थोड़ा हाइट ज़्यादा थी उसकी, ये इंक्लाइंड प्लेन। अब जैसे जैसे आप एंगल इंक्रीज करते हो तो देखो रुका हुआ है, अब एंगल इंक्रीज किया, एक पर्टिकुलर एंगल पे ये मूव करने लगेगा नीचे, देखो यहाँ भी रुका हुआ है, ये मूव कर गया, तो वो मैक्सिमम एंगल, ठीक है, जिस पर कोई भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, जस्ट टू स्लाइड डाउन। उसके बाद अगर एंगल की वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा? वो जस्ट स्लाइड डाउन होगा। तो ये एंगल, अब इसको मैं सिंबल दे देता हूं थीटा नॉट, तो वो मैक्सिमम एंगल इंक्लाइंड प्लेन का जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को आपने रखा, उस एंगल से ज्यादा अगर एंगल करते हो, ठीक है, देखो इसको मिनिमम एंगल ही बोल देते हैं और मैक्सिमम बोलते हैं, दो कंडीशन है, मैक्सिमम बोल रहे हो तो ये मैक्सिमम वैल्यू हुई है, और मिनिमम बोल रहे हो इसके बाद, तो दोनों कोई वो मैक्सिमम लिख देगी कि मिनिमम लिख देगी। मीनिंग इसका ये है, इस एंगल से ज़्यादा एंगल होते ही वो जस्ट स्लाइड डाउन होगा, इस एंगल पर जस्ट टेंडेंसी जस्ट स्लाइड डाउन है, इससे थोड़ा भी आपने इंक्रीज कर दिया 0.001 एंगल इंक्रीज किया तो ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा, यानी यहाँ तक एक किलो में बना रहेगा, ठीक है। अब इसको कई लोग ऐसे लिख देंगे, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन of an inclined plane, object placed on it just slide down। उससे ज्यादा इंक्रीज करोगे
तो ये मूव करेगा नीचे, ये जस्ट स्लाइड डाउन, इससे थोड़ा भी इंक्रीज किया तो ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज का यही डेफिनेशन है। अब मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट, जस्ट टेंडेंसी टू जस्ट स्लाइड डाउन, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड डाउन हो जाएगा, इससे थोड़ा भी एंगल इंक्रीज किया, थोड़ा भी एंगल इसका इंक्रीज किया तो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ मूव करने लग जाएगा। इस पे ही रेस्ट पे बना रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम के लिए इसको बड़ा बना लेता हूं डायग्राम। ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका एंगल ऑफ रिपोज को उसमें अल्फा दिया, मैं यहां थीटा लिख देता हूं, सिंबल इसका थीटा या थीटा नॉट, सिंबल में थीटा दे दिया। अब इसको देखो फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाता हूं। इस पे mg ये नीचे लगेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन, अभी इसमें हम वो r की जगह n ले रहे हैं तो n यहाँ ले लेता हूँ। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गई, सरफेस के परपेंडिकुलर लगती है, और mg हमेशा वर्टिकल डाउनवर्ड अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है। अब ये एंगल थीटा है तो कन्फर्म ये भी थीटा होगा। कैसे होगा देखो, ये ऐसे गया, ये एंगल कितना हुआ, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये एंगल कितना निकल गया 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। अब ये एंगल पूरा कितना है, ये परपेंडिकुलर है सरफेस के, इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल पूरा 90, और इसमें से 90 में से 90 माइनस थीटा माइनस करो तो 90 से 90 कट जाएगा, कितना बचेगा थीटा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा थीटा, ये बार बार यूज करोगे, ये एंगल थीटा है तो कन्फर्म ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये थीटा है तो कन्फर्म है थीटा, ये थीटा है 90 माइनस थीटा, ये पूरा फिर 90, तो ये थीटा। अब देखो इसके कंपोनेंट लेता हूं, mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, mg cos थीटा, इधर क्या आएगा mg sin थीटा। अब थीटा यहां पर एंगल ऑफ रिपोज है इंक्लाइंड प्लेन का, ठीक है, mg sin थीटा, और इधर ये लग गया आपका फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा, और f ये फ्रिक्शन फोर्स। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम से, ये ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इसके परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो ये अभी थीटा क्या है, एंगल ऑफ रिपोज है, थीटा कितना है एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज है तो कन्फर्म ये रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा। इससे कम है तब ये रेस्ट में रहेगा, मूव नहीं करेगा, इससे ज्यादा है तो मोशन स्टार्ट हो जाएगा इसका डाउनवर्ड। ठीक है, तो हमने क्या थीटा को एंगल ऑफ रिपोज ले रखा है तो कन्फर्म ये बैलेंस करेंगे। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन से n इक्वल टू क्या आएगा mg cos थीटा, दिस इक्वल टू दिस, और f इक्वल टू क्या आएगा, ये इसको बैलेंस कर लेंगे, mg इक्वल अपोजिट फोर्स है mg sin थीटा, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। अब यहां से लिखता हूं, यहां लिख देता हूं, सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करो तो देखो f अपॉन n, ये ऊपर लिखा है नीचे। अब इधर mg से mg कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिए f अपॉन n, f को क्या लिखोगे आप, f यही तो होता है म्यू आर, आर को लिख रहे हैं n नॉर्मल रिएक्शन को, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए रुका हुआ है, तो f को यहाँ, f की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूं म्यू एस n, और ये n एज इट इज, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो गया टेन थीटा, n से n कट गया तो म्यू एस क्या हो गया टेन थीटा, और यहां से देखो ये मिट गया टेन एल्फा, ये देखो ये टेन यहीं से लिख रहा हूं, इसको पहले लिखा था टेन एल्फा इक्वल टू एन से एन कट गए म्यू एस, तो टेन म्यू एस क्या है टेन एल्फा, एंगल क्या था यार एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो म्यू एस कितना है यहाँ पर टेन एल्फा। तो फ्रॉम दिस एंड दिस इक्वेशन, या वी नो दैट लिख देना म्यू एस इक्वल टू टेन एल्फा, वेयर एल्फा इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन और थीटा एंगल ऑफ रिपोज। अब इन दोनों से दोनों सेम, तो टेन एल्फा इक्वल टू टेन थीटा, तो एल्फा इक्वल टू थीटा,
ये आपसे प्रूव करवा लेता है, 3 मार्क्स में देता है, एक एक 1 मार्क्स इनकी डेफिनेशन और प्रूव दैट अल्फा इक्वल्स टू थीटा एंगल ऑफ रिपोज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एकेडमी के अकॉर्डिंग, और आपको कंपटीशन में फॉर्मूले बस वो ही याद रखना है, एफ इक्वल्स टू म्यू एस आर, आर नॉर्मल रिएक्शन या फिर एन भी लिखते हैं, म्यू एन ये स्टैटिक के लिए, अगर मोशन में तो म्यू के आर या म्यू के एन। तो ये एल्फा इक्वल्स टू थीटा, और ये एल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, थीटा एंगल ऑफ रिपोज है। एंगल ऑफ रिपोज का एल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन ध्यान रखना है, इन दोनों के रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन के बिटवीन एंगल है, और एंगल ऑफ रिपोज वो मिनिमम एंगल है, उससे ज़्यादा करोगे तो फिर मूव कर, उससे ज़्यादा एंगल हो जाएगा तो मूव कर जाएगा। तो मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन, जब उस पर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो जस्ट स्लाइड डाउन, यानी वहाँ तक वो रेस्ट में रहेगा इस एंगल तक, इससे ज़्यादा होते ही मोशन में स्टार्ट हो जाए, मूव करने लग जाएगा, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा, वो एंगल ऑफ रिपोज है। ठीक है, मिनिमम इसकी डेफिनेशन आपको आना चाहिए, इसकी दोनों की ये डेफिनेशन एग्जाम में पूछ लेते हैं। मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्लाइड डाउन, ये इसकी डेफिनेशन है। एक बार फिर बता देता हूं, मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इट जस्ट स्लाइड डाउन, जब ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखा तो उसकी टेंडेंसी क्या है, जस्ट स्लाइड डाउन, नीचे की तरफ आने की है, लेकिन मूव नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा। अब जस्ट स्लाइड डाउन इसलिए बोल रहे हैं, कम एंगल पे भी वो रेस्ट में रहेगा, इसलिए जस्ट स्लाइड डाउन बोला जा रहा है, उससे ज़्यादा एंगल होगा तब मूव कर जाएगा। और ये इनमें रिलेशन फिर एल्फा इक्वल्स टू थीटा, ये रिलेशन प्रूव करवा लेता है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 11